अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 10 और ये रिपल टैंक का ही पॉइंट है डायफ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोगों ने किया था रिपल टैंक में कंस्ट्रक्शन, सेकंड पे हम लोगों ने किया था रिफ्लेक्शन, फिर हम लोगों ने किया था रिफ्रैक्शन और आज हम लोगों ने करना है डायफ्रैक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने किया था कि उसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, इसमें हमने क्या क्या चीजें यूज की थी और उसका पर्पस क्या था। ठीक है, फिर हमने रिफ्लेक्शन का फिनोमिना पढ़ा था, हमने उसके बाद रिफ्रैक्शन का फिनोमिना पढ़ा था और आज हम लोगों ने पढ़ना है डायफ्रैक्शन। सबसे पहले तो रिपल टैंक होता क्या है, इसको हम स्टार्ट में भी पढ़ा है। रिपल टैंक एक डिवाइस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, वाटर वेव जनरेट करवाते हैं। ठीक है, वाटर वेव जनरेट करवाते हैं और उसके अलावा रिपल टैंक हमें किस चीज में हेल्प करता है, हमें हेल्प करता है वेव्स की करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने में कि इसकी शेप क्या है, वेव मोशन क्या है, स्पीड क्या है, किस स्पीड के साथ मूव कर रही है और किस एंगल के साथ मूव कर रही है। रिपल टैंक वो डिवाइस है जिससे हम लोग वाटर वेव भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं और साथ में वो हमारी हेल्प भी करता है वेव की करेक्टरिस्टिक्स को समझने में, उसको पढ़ने में। दूसरा ये कह रहा है कि किसी भी किस्म की वेव्स, चाहे वो वाटर वेव्स हो चाहे वो लाइट वेव्स हो, किसी भी किस्म की वेव्स वो क्या करती हैं, ओबे करती हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। अब हम लोग पढ़ते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव के वाटर वेव में डायफ्रैक्शन का फिनोमिना कैसे होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, यह सीधी सीधी सी वेव प्रोड्यूस हो रही है जो हम लोगों ने वेव जनरेट करवाई थी। उसमें यहाँ पे क्या था, वुडन, वो एक वुडन की थी, पतली सी थी, वुडन ब्लॉक था जिसके ऊपर ये मोटर लगी हुई थी और यह क्या कर रही थी, ऐसे ऐसे हल्का हल्का सा वाइब्रेट कर रही थी जिसकी वजह से ये वेव्स जो है ये जनरेट हो रही थी। अब हमने क्या किया, अब ये वेव्स जो है ये इस तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, ये इस तरफ मूव कर रही हैं। हमने क्या किया, हमने इन वेव्स के दरमियान में दो ऑब्स्टेकल रख दिए या दो पत्तियां रख दी, कुछ भी हमने इनके दरमियान में दो रख दिया, लेकिन उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस, दोनों के दरमियान का फासला कितना होगा, जितनी वेव की वेवलेंथ है एक वेव की, यानी कि एक क्रस्ट से वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू कंजेक्टिव क्रस्ट। ठीक है, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस, तो वो वेवलेंथ, अगर फर्ज कर लेते हैं कि ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा, ये 1 मीटर है तो ये भी 1 होगा, इसके दरमियान का फासला भी 1 होगा। जितनी वेवलेंथ होगी इतना ही हमने इसके दरमियान में डिस्टेंस रखना है, दोनों ऑब्स्टेकल के दरमियान में। और दूसरा ये कि दोनों एक ही लाइन में होंगे, ऐसा नहीं है कि एक यहाँ रखा है और दूसरा यहाँ रखा है, ऐसा नहीं है, दोनों एक ही लाइन में एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे और इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कितना होगा, जितनी एक वेव की वेवलेंथ होगी। ओके, जनरेट स्ट्रेट वेव्स इन अ रिपल टैंक and place two obstacle in line in such a way that separation between them is equal to the wavelength of water wave। सिंपल सा है कि सबसे पहले क्या किया, स्ट्रेट वेव जनरेट करवाई और उसके बाद हमने उनके रास्ते में, वो जो वेव्स मूव कर रही थी उनके रास्ते में हमने दो ऑब्स्टेकल रख दिए, सीधी लाइन में, एक ही लाइन में, एक ऊपर एक नीचे, आगे पीछे नहीं, एक ही लाइन में। और उन दोनों के दरमियान का जो ये डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, जितनी वेवलेंथ होगी उतना ही इनके दरमियान का डिस्टेंस होगा। अच्छा, उसके बाद ये क्या करेंगी, जब यहाँ से तो वेव जो है ऐसे जाके वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, वापस चली जाएंगी, यहाँ से तो आगे पास आउट नहीं कर सकती ना, आगे मूव नहीं कर सकती, बस टकराई और वापस, टकराई और वापस। हाँ, यहाँ से चली जाएंगी क्योंकि यहाँ से उनको रास्ता मिल रहा है। अब यहाँ से जो वेव्स जाएंगी तो वो क्या होगा, वो इससे टकराएंगी, इससे टकराने के बाद वो बेंड हो जाएंगी। एक मिनट, इसको थोड़ा सा रेस करती हूँ ताकि आसानी हो जाए। ये हमारी जो वेव्स थी ये तो चलो रिफ्लेक्ट हो गई थी इधर से, और जो दरमियान में से गुजर गई थी वो क्या हुआ, वो एजिस से टकराई, यहाँ पे, यहाँ एजिस से टकराई और यहाँ से टकराने के बाद क्या हुआ, वो बेंड हो गई ऐसे, और वो स्प्रेड होगी इन एवरी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में। कि देखिए, अगर
यहाँ से तो उन्होंने जाना था, सीधे सीधे गुजर जाना था, लेकिन अब ये यहाँ से इस डायरेक्शन में भी बढ़ेगी, इस डायरेक्शन में भी बढ़ेगी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में वो बढ़ती चली जाएगी, फैलती चली जाएगी। ठीक है, ऐसे। और ये क्या है, ये सेमी सर्कल पैटर्न है हमारे पास, सेमी सर्कल का पैटर्न बन गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों का फिनोमिना हो रहा है, कि यहाँ से ये होता है कि ये गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, गई और रिफ्लेक्ट हो गई, इधर से भी गई और रिफ्लेक्ट हो गई, आगे पास आउट नहीं कर सकी, सेकंड मीडियम में नहीं जा सकी, लेकिन यहाँ से आगे मूव कर गई, सेकंड मीडियम में चली गई, और इसके सेट कराने के बाद क्या हुआ कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, सेकंड मीडियम में गई, डायरेक्शन चेंज हो गई, वो हर डायरेक्शन में फैलना शुरू हो गई, सेमी सर्कल पैटर्न देना शुरू हो गई। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन का प्रोसेस भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन का प्रोसेस भी हो रहा है, किसमें, डायफ्रैक्शन में। ये देखिए, यहाँ से जब वो पास आउट होके इधर आ रही थी, तो क्या हुआ, ये एज से टकराई और उसके बाद बेंड हो गई, बेंड होने के बाद अब ये देखिए, ये सबसे छोटा था, ये ऐसे ऐसे हर डायरेक्शन में इसने फैलना शुरू किया, ये सबसे बड़ा है, इससे बड़ा आएगा वो उससे ज्यादा जगह लेगा, उससे ज्यादा फैल जाएगा। और ये हमें क्या कर रहा है, ये सेमी सर्कल पैटर्न दे रहा है, हमें सेमी सर्कल पैटर्न दे रहा है, यहाँ से इसके एज से टकरा के बेंड हो गई, और सेमी सर्कल जो है इन्होंने शेप देनी शुरू कर दी, और ये एवरी डायरेक्शन में फैलना शुरू कर दिया। आफ्टर पासिंग थ्रू अ स्मॉल स्लिट, या फिर वो ऑब्स्टेकल जो हमने रखे थे, ठीक है, बिटवीन, सॉरी, स्मॉल स्लिट बिटवीन द टू ऑब्स्टेकल, दो ऑब्स्टेकल्स के दरमियान में जो वो थोड़ा सा डिस्टेंस हमने छोड़ा था, ये इन दोनों के दरमियान में जो हमने ये थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ा था, द वेव विल स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन, और वो हर डायरेक्शन में फैलना शुरू हो गई, ठीक है, ऐसे हर डायरेक्शन में फैलना शुरू हो गई, एंड चेंज इनटू ऑलमोस्ट सेमी सर्कुलर पैटर्न। पहले वो आ रही थी, उनकी सीधी सीधी लाइंस का पैटर्न था, बाद में उसका पैटर्न चेंज हो गया, वो कौन सा पैटर्न हमें देने लगी, सेमी सर्कल का पैटर्न हमें देने लगी। अब यहाँ देखें, ये दोनों हैं, पहले ये सीधी सीधी लाइंस थी, और उसके बाद जब यहाँ से पास आउट हुई, यहाँ से गुजरी, तो क्या हुआ, वो सेमी सर्कल में कन्वर्ट हो गई, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई, हर डायरेक्शन में फैलना शुरू हो गया, और सेमी सर्कल का पैटर्न हमें देने लगी। अच्छा, हमने बात की कि इन दोनों ऑब्स्टेकल के दरमियान का जो डिस्टेंस है, अगर हम इतना रखें जितना इस वेवलेंथ, वेव की वेवलेंथ है, तब हमें क्या होगा, ये सेमी सर्कल देंगे। लेकिन अगर हम इतना नहीं रखते, हम इसका डिस्टेंस ज्यादा कर लेते हैं, फर्ज करेंगे इसका 1 मीटर है, हम इसका 2 मीटर कर लेते हैं, इसका 2 मीटर है, हम इसका 4 मीटर कर लेते हैं, या 3 मीटर कर लेते हैं, हम डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ से ज्यादा कर लेते हैं, तब वहां पे क्या होगा, वहां पे डायफ्रैक्शन जो है वो ऐसे सेमी सर्कल में नहीं होगी, वहां पे जो है सेमी सर्कल में डायफ्रैक्शन नहीं होगी, बल्कि वहां पे ये थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा सा बेंड होंगी, फिर सीधी आके, फिर यहाँ से थोड़ा सा बेंड हो जाएंगी। क्यों, इन दोनों जगह से बेंड इसलिए होंगी क्योंकि वो यहाँ से टकराएंगी, यहाँ से टकराने के बाद वो थोड़ा थोड़ा सा बेंड होंगी, बाकी सीधी की सीधी, वो फिर ऐसे जैसे ये मूव कर रही थी सीधी सीधी, ऐसे वो भी सीधी सीधी चली जाएंगी, मतलब थोड़ा सा डायफ्रैक्शन का अमल होगा, ज्यादा वाजिया नहीं होगा, सेमी सर्कल हम का पैटर्न नहीं बनेगा। Diffraction of waves can only be observed clearly if the size of obstacle is comparable with wavelength of wave। कि डायफ्रैक्शन जो है वेव की, वो सिर्फ कब हम क्लियर तौर पर हम कब उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर दोनों ऑब्स्टेकल के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ उतना होगा जितना कि वेव की वेवलेंथ होगी, उससे ज्यादा करेंगे तो नहीं होगा। कि picture shows the diffraction of wave while passing through a slit and large size larger than the wavelength of the wave। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 1 मीटर है, तो उसने तो मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया, 3 कर दिया इसको, अगर यहाँ पे 1 मीटर है तो यहाँ 3 है, ठीक है, कितना ज्यादा डिस्टेंस उसने कर दिया है। तो क्या हुआ, मोस्टली जो है वो तो गुजर गई इसमें से, ज्यादातर जो है वो गुजर गई, सिर्फ ये जो एंड एंड की होंगी वो थोड़ी थोड़ी सी बेंड होंगी और बाकी सीधी सीधी गुजर जाएंगी, थोड़ी थोड़ी सी वो बेंड होंगी और बाकी सीधी सीधी गुजर जाएंगी। तो यहाँ पे जो है डायफ्रैक्शन का अमल बहुत ही थोड़ा सा होगा, ओनली अ स्मॉल डायफ्रैक्शन अकर नियर द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टेकल। कहाँ पर होगा,
ऑब्स्टेकल के कॉर्नर के करीब करीब स्मॉल डायफ्रैक्शन होगी। अच्छा, डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल और स्लेट। ठीक है, मतलब वो ये कह रहा है कि ऑब्स्टेकल या स्लेट्स के दरमियान में से इनके दरमियान का जो फासला है, ठीक है, वो कितना है, वो तो हमें पता है कि वेवलेंथ के मुताबिक है। वो कह रहा है दो ऑब्स्टेकल या फिर स्लेट्स के जो ये कॉर्नर है, ये वाले कॉर्नर या ये एजेस हैं, इनसे जो वेव टकराकर बेंड हो जाती हैं या फिर वो क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। एवरीवेयर, एवरी डायरेक्शन, इन एवरी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में वो फैलना शुरू हो जाती हैं। दो ऑब्स्टेकल या स्लेट्स के कॉर्नर या इनके एजेस से जो वेव टकराती हैं वो बेंड हो जाती हैं या सेपरेट हो जाती हैं। इस सारे अमल को हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन। ठीक है, सिंपल से इसकी डेफिनेशन है कि दो ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से टकराने के बाद वेव जो है वो बेंड या सेपरेट हो जाती हैं, और इस सारे अमल को हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन। अब ये देखिए आगे, ये कोई पूल है या कोई समंदर है या जो भी है, ये सीधी सीधी वेव्स आ रही हैं, सीधी सीधी वेव्स आ रही हैं। अब इनके दरमियान में क्या है, ये दो ऑब्स्टेकल हैं। ठीक है, दो ऑब्स्टेकल है, तो अब इनके दरमियान का फासला इतना होगा जितनी इसकी वेवलेंथ है, या चलो कम कर लिया उसने, ज्यादा नहीं है, कम कर लिया या उतना है, जितनी वेवलेंथ है उतना ही डिस्टेंस है या उससे थोड़ा कम होगा, अलबत्ता उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, उन्होंने ये देखें, ये सेमी सर्कल बने, ये वाजिया तौर पे हमें नजर आ रहे हैं कि ये सेमी सर्कल, ये एक नेचुरल पिक्चर है, एक नेचुरल पिक है कि जो है यहाँ पे वो बन रही थी, स्ट्रेट वेव्स बन रही थी, और जैसे हमने दरमियान में दो ऑब्स्टेकल रख दिए तो हमें सेमी सर्कल का पैटर्न मिलना शुरू हो गया। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है लेकिन मजे का है, इंटरेस्टिंग है, और इसके पॉइंट्स हैं, अगर इनको पॉइंट्स के हिसाब से तैयार कर लें तो बहुत ही इजी है। वैसे तो ज्यादातर क्वेश्चन आएगा आपको कि रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन बताएं, रिपल टैंक के डायफ्रैक्शन का फिनोमिना डिस्कस करें, या रिपल या फिर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के दरमियान का डिफरेंस बताएं। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर कंप्लीट आता भी है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको आप एक्सप्लेन कर दें। सबसे पहले क्या था, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या था कि हम लोगों ने देखा था कि हमें जो एक ग्लास ट्रे चाहिए थी, उसके अंदर हमने क्या रखा था, वाटर था, और जो ग्लास ट्रे है वो टेबल के सरफेस से 1/2 मीटर अबव थी, और उसके ऊपर, उसके अंदर वाटर था। वाटर के ऊपर क्या था कि एक वुडन ब्लॉक था, और वुडन ब्लॉक के ऊपर जो है वो एक वाइब्रेटरी मोटर लगाई हुई थी। वुडन ब्लॉक का की जो नीचे वाली सरफेस है उसको हमने वाटर के सरफेस के साथ सिर्फ टच किया था, उसके अंदर डिप नहीं किया था। क्यों, कि ताकि हम जैसे स्विच ऑन करेंगे मोटर वाइब्रेट करेगी, और जो वो वेव्स हैं वो इस फॉर्म में नहीं बनेंगी, वो ऐसे ऐसे सीधी सीधी वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी, इस तरह से हमें नजर आएंगी। ठीक है, और हमें एक स्टैंड हमने उसमें यूज किया था जिसकी मदद से हमने उस मोटर को और उस वुडन ब्लॉक को लटकाया था, उतना लटकाया था जितना हमें जरूरत थी। फिर उसके साथ हम लोगों ने लिया था एक बल्ब लिया था, इलेक्ट्रिक बल्ब लिया था। वो क्यों लिया था, वो इसलिए लिया था ताकि हमें जो है इन वेव्स का पैटर्न क्लियरली नजर आ सके, और वो पैटर्न के लिए देखने के लिए हमें क्या चाहिए था, हमें एक शीट चाहिए थी जो हमने उस ग्लास ट्रे के नीचे रखी थी ताकि हम उसके ऊपर इजीली पैटर्न देख सकें। सेकेंड इसका पॉइंट था हमारे पास रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या था कि जो रेज हैं, ये वेव्स हैं, हम लोग किसी सेकेंड मीडियम के सरफेस पर फॉल करवाते हैं तो वो मीडियम सेकेंड मीडियम में एंटर नहीं होती बल्कि रिफ्लेक्ट हो जाती है, मीडियम चेंज नहीं करती बल्कि वो उसके सरफेस से टकराकर वापस फर्स्ट मीडियम में आ जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। और एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी जिस एंगल से वो टकरा रही है वो, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी जिस एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो रही है, वापस जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों का एंगल चेंज नहीं हो रहा था। उसके बाद था हमारे पास पॉइंट था रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या था कि हम लोगों ने जब वेव को हमने सेकेंड मीडियम की सरफेस पर फॉल करवाया था, तो क्या हुआ था कि जो वेव्स हैं वो सेकेंड मीडियम में एंटर हो गई थी और साथ में डायरेक्शन चेंज हो गई थी। तो जब हमने देखा था तो उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों हैं वो चेंज हो गए थे।
इन दोनों में एक ही चीज है, एक ही मतलब दो ही मेन पॉइंट है, एक ये कि मीडियम और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में क्या था कि मीडियम चेंज नहीं हो रहा था और दोनों एंगल्स इक्वल थे। रिफ्लेक्शन में क्या था कि मीडियम चेंज हो गया था और दोनों एंगल्स इक्वल नहीं थे। अच्छा, इन दोनों को याद करने का एक और आसान सा तरीका है कि रिफ्लेक्शन है ना हमारे पास, नाम से पता चल रहा है रिफ्लेक्शन, तो हम कहेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल था एंगल ऑफ इंसिडेंट के। रिफ्लेक्शन में हम कह रहे हैं कि रिफ्लेक्शन वाला एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट के इक्वल था। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन है, तो हम कहेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट के इक्वल नहीं था। आप नेम से भी इसको जो है वो एक याद कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन का एंगल इक्वल था, रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन का एंगल इक्वल नहीं था। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट था डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन में क्या था, दोनों ही जो है ये प्रोसेस हो रहे थे, रिफ्लेक्शन का भी और रिफ्रैक्शन का भी। क्यों, रिफ्लेक्शन में क्या था कि जो है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती थी और रिफ्रैक्शन में ये था कि सेकेंड मीडियम में चली जाती थी और डायरेक्शन चेंज हो जाती थी। तो डायफ्रैक्शन में सेम यही चीज थी कि हमने दो ऑब्स्टेकल रखे थे वेव्स के रास्ते में, कि जो वेव मूव कर रही थी उनके रास्ते में दो ऑब्स्टेकल रख दिए थे। तो जहाँ पे ऑब्स्टेकल थे वहां पे तो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो गया था, ठीक है, वो टकरा के वापस चली गई थी, वहां पे रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो गया था। हाँ, जहाँ पे स्पेस थी, जहाँ पे डिस्टेंस था, दोनों के दरमियान में फासला था, वहां पे रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा था कि वो मीडियम चेंज हो रहा था और उसके एजेस से टकराकर, दोनों ऑब्स्टेकल के एजेस से टकराकर डायरेक्शन भी चेंज हो रही थी। वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो रहे थे, हर डायरेक्शन में फैलते चले जा रहे थे और हमें सेमी सर्कल का पैटर्न मिल रहा था। और क्या था कि ये जो डायफ्रैक्शन का प्रोसेस है, ये सिर्फ तब हमें क्लियरली नजर आ सकता है कि दोनों ऑब्स्टेकल के दरमियान का फासला उतना हो जितना कि एक वेवलेंथ का है, वेव की एक वेवलेंथ का है, ठीक है। मतलब ये कि सॉरी, जितनी एक वेवलेंथ होगी। और वेवलेंथ की डेफिनेशन में पता क्या है, हमें पता है वो क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ। तो फर्ज कर लेते हैं कि एक वेव की जो वेवलेंथ है वो 1 मीटर है, तो हमने यहाँ 1 मीटर का डिस्टेंस रखना है। वो 2 मीटर है तो हमने यहाँ 2 मीटर का डिस्टेंस रखना है। तभी हमें ये डायफ्रैक्शन का जो ये प्रोसेस होता नजर आएगा और ये सेमी सर्कल पैटर्न मिलेगा। लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे कि वेवलेंथ जो है वो 1 मीटर है, लेकिन दरमियान का फासला हम लोग 2 मीटर रख रहे हैं या 3 मीटर रख रहे हैं, तो डायफ्रैक्शन का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ इतना सा होगा, इसके एजेस पर होगा, सिर्फ एजेस पर होगा, बाकी सारी की सारी जो है वो सीधी सीधी वेव्स गुजर जाएंगी। ठीक है, ये 4 जो है इसके पॉइंट्स हैं। अगर ये इजी से हैं, 4 पॉइंट्स पॉइंट्स में करके याद कर लें तो टॉपिक जितना मर्जी लेंथी हो याद करना आसान हो जाता है, अगर उसके पॉइंट्स बना लें, और यहाँ तो ऑटोमेटिक है ही पॉइंट्स। अदरवाइज ये पूरा का पूरा नहीं आता, ये ज्यादातर पार्ट्स में ही आता है। ये दोनों का डिफरेंस बता दें, डायफ्रैक्शन आप डिस्कस कर लें, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना डिस्कस करें, कंस्ट्रक्शन क्या कैसे होती है, क्या होता है कि, और ये रिपल टैंक, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि रिपल टैंक जो है वो क्या है, उसको एक्सप्लेन करें, उसके बारे में बताएं। तो हमने सिंपल सा बता देना है कि रिपल टैंक जो है वो एक डिवाइस है जिससे हम लोग वाटर वेव जनरेट करवाते हैं, और साथ में ये डिवाइस की मदद से हम लोग वेव्स की करेक्टरिस्टिक्स को समझने में हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हम वेव्स की करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी था लेकिन इजी और मजे और इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तो ये हमारा जनाब चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स और इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू सो मच।